सूरजपुर गांव के बाहर फैले खेत। सभी किसान मेहनत कर रहे हैं। दूसरी ओर भानु प्रताप अपने खेतों का निरीक्षण कर रहा है। देखो गोपाल, ये किसान कितनी मेहनत करते हैं। धूप हो या बारिश, दिन रात खेतों में लगे रहते हैं। बिल्कुल मालिक, लेकिन फायदा तो आखिर आपको ही होता है। भानु प्रताप घमंड से बोला। यही तो असली अक्ल है। मेहनत कोई और करे और कमाई कोई और ले जाए। पूरा गांव आपसे डरता है मालिक। डरेगा क्यों नहीं? आधे गांव की जमीन मेरे पास गिरवी है। दोपहर का समय। सूरजपुर गांव के बाहर भानु प्रताप अपने नौकर गोपाल के साथ खेतों का निरीक्षण कर रहा है। तभी दूर से एक दुबला पतला किसान धीरे धीरे उनकी ओर आता दिखाई देता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है और आंखों में बेबसी दिखाई दे रही है। रघुनाथ हाथ जोड़कर बोला। प्रणाम मालिक। हाँ बोलो किसान, कौन हो तुम और यहाँ किस काम से आए हो? मालिक, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं चंद्रपुर गांव में रहता हूँ। इस साल मेरी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है, इसलिए आपकी मदद मांगने आया हूँ। मालिक, लगता है एक और किसान मजबूरी में आपके पास आया है। मालिक, गरीब आदमी के पास और कोई सहारा नहीं होता। सुना है आप किसानों को खेती के लिए जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ देता तो हूं, लेकिन मेरी शर्तें माननी पड़ती हैं। मालिक, अगर मेहनत करके अपने परिवार का पेट भर सकूं, तो आपकी हर शर्त मंजूर है। इतनी जल्दी मत बोलो, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं तुम्हें 6 महीने के लिए अपनी जमीन दूंगा। खेती तुम करोगे, बीज और मेहनत तुम्हारी होगी, लेकिन फसल तैयार होने के बाद उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक। और अगर किसी कारण से फसल खराब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मंजूर है मालिक। मालिक, ये तो बिना कुछ सोचे सब मान रहा है। मजबूरी इंसान से सब कुछ बनवा देती है गोपाल। रघुनाथ उनकी बातें सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। मालिक, मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छी फसल होगी। भानु प्रताप कागज निकालता है। रघुनाथ बिना पढ़े कागज पर अंगूठा लगा देता है। अब से खेत तुम्हारे जिम्मे है, जाओ और मेहनत करो। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मेरे परिवार को भूखा मरने से बचा लिया। रघुनाथ वहां से चला जाता है। देखा गोपाल, ऐसे ही लोग मेरी दौलत बढ़ाते हैं। मेहनत ये करेंगे और फायदा मुझे मिलेगा। सच कहा मालिक। अगली सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ रही है। चारों ओर हल्की ठंडक है। रघुनाथ हाथ में हल और कंधे पर फावड़ा लेकर खेत की ओर बढ़ रहा है। रघुनाथ खेत को देखते हुए बोला। यही वो जमीन है जो अगले 6 महीनों तक मेरे परिवार की उम्मीद बनेगी। अगर मैंने जी जान से मेहनत की तो शायद हमारे अच्छे दिन लौट आएं। मिट्टी तो अच्छी है, बस मेहनत की जरूरत है। रघुनाथ खेत जोतना शुरू कर देता है। तेज धूप होने के बावजूद वह लगातार काम करता रहता है। कुछ दिन बाद रघुनाथ खेत में बीज बो रहा है। उसकी पत्नी गीता पानी लेकर आती है। सुनिए, थोड़ा आराम भी कर लीजिए। सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं। अभी आराम का समय नहीं है गीता। अगर आज मेहनत नहीं करूंगा तो कल बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन आपकी तबीयत भी तो जरूरी है। जब खेत लहलहाएंगे ना, तब सारी थकान अपने आप दूर हो जाएगी। गीता पानी देती है। रघुनाथ पानी पीकर फिर काम में लग जाता है। कुछ सप्ताह बाद आसमान में काले बादल छा जाते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक किसान बोला। अरे रघुनाथ, घर चलो, बहुत तेज बारिश हो रही है। तुम लोग जाओ, मुझे पानी की निकासी के लिए नाली बनानी है, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। बारिश में भीगते हुए वो खेत के चारों ओर नालियां खोदता है। तुम पागल हो जाओगे इतनी मेहनत करके। अगर मेहनत नहीं करूंगा तो भूख पागल कर देगी। 1 महीने बाद खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। रघुनाथ खुश होकर बोला। वाह, आखिर मेहनत रंग लाने लगी। उसका छोटा बेटा दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, देखिए,
कितने सुंदर पौधे उगाए हैं। हाँ बेटा, इन्हीं पौधों में हमारे आने वाले दिनों की खुशी छिपी है। कुछ महीने बाद अब खेत सुनहरी गेहूं की बालियों से भर चुका है। हवा चलने पर पूरा खेत लहरों की तरह झूमता है। सुनिए, इस बार तो फसल पहले से भी ज्यादा अच्छी हुई है। हाँ गीता, दिन रात की मेहनत आखिर बेकार नहीं गई। अब तो हमारे दुख खत्म हो जाएंगे ना? अगर सब ठीक रहा तो कुछ महीनों तक घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। कटाई का दिन। सुबह सुबह रघुनाथ दरांती लेकर खेत में पहुंचता है। वो गेहूं काटना शुरू करता है। कटाई पूरी हो जाती है। गेहूं के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं। ये सब भगवान की कृपा है। हे भगवान, बहुत दिनों बाद दिल में उम्मीद जगी है। बस अब सब कुछ ठीक हो जाए। उसे नहीं पता कि उसकी मेहनत पर लालची भानु प्रताप की नजर पड़ चुकी है। रघुनाथ के खेत में गेहूं के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। कटाई पूरी हो चुकी है। रघुनाथ और उसकी पत्नी फसल को देखकर खुश है। इस बार तुम्हारी मेहनत सच में रंग लाई है। दूसरी ओर भानु प्रताप अपनी कोठी के बरामदे में बैठा हुक्का पी रहा है। तभी गोपाल दौड़ता हुआ आता है। मालिक मालिक, बड़ी खबर है। क्या हुआ? ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? रघुनाथ की फसल तैयार हो गई है और इस बार तो फसल उम्मीद से भी ज्यादा हुई है। सच कह रहे हो? जी मालिक, गेहूं के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। तो फिर देर किस बात की? बैलगाड़ी तैयार करो, अभी चलते हैं। समझ गया मालिक। दोनों तुरंत खेत की ओर निकल पड़ते हैं। रघुनाथ अपनी फसल समेट रहा होता है। तभी भानु प्रताप और गोपाल वहां पहुंच जाते हैं। अरे वाह रघुनाथ, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया। प्रणाम मालिक, आपकी जमीन उपजाऊ थी और भगवान ने भी साथ दिया। भगवान का नहीं, मेरी जमीन का कमाल है। लेकिन मालिक, मेहनत भी तो करनी पड़ती है। ज्यादा बहस मत करो, अब हिसाब करने का समय आ गया है। भानु प्रताप गेहूं को बैलगाड़ी में भरवा लेता है। अब खेत में केवल 2-3 छोटी बोरियां बची हैं। मालिक, ये क्या कर रहे हैं? ये तो आधी से भी बहुत कम है। अब तुम मुझे हिसाब सिखाओगे? नहीं मालिक, लेकिन मैंने 6 महीने मेहनत की है। रघुनाथ, मालिक ने जो दिया है वही बहुत है। पास खड़े किसान ये सब देख रहे होते हैं। वे फिर वही हुआ, बेचारे रघुनाथ की सारी मेहनत चली गई। इसी तरह तो भानु प्रताप सालों से किसानों को लूटता आया है। लेकिन कोई खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। भानु प्रताप सारी फसल लेकर चला जाता है। रघुनाथ जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मैंने दिन रात मेहनत की, बारिश में भी काम किया, धूप में भी, फिर भी मेरे बच्चों के हिस्से में बस इतना ही आया। वह बची हुई बोरियों को देखता है। क्या यही मेहनत का फल है? उसकी पत्नी गीता वहां पहुंचती है। इतनी कम फसल? हाँ, बाकी सब भानु प्रताप ले गया। दोनों उदास होकर खेत की ओर देखते रहते हैं। कुछ महीने बाद रघुनाथ का बेटा अर्जुन अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से गांव लौटता है। आखिर मैं अपने गांव वापस आ गया। घर पहुंचते ही वह घर की खराब हालत देखकर हैरान रह जाता है। पिताजी, हमारे घर की ये हालत कैसे हो गई? बेटा, हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। कौन छीनता है हमारी मेहनत का फल? भानु प्रताप, गांव का जमींदार, किसानों को ठेके पर जमीन देता है और बाद में उनकी फसल का बड़ा हिस्सा ले जाता है। तुम्हारे पिताजी ने भी 6 महीने मेहनत की थी, लेकिन बदले में उन्हें बहुत कम फसल मिली। तो गांव वाले उसके खिलाफ कुछ करते क्यों नहीं? बेटा, लोग उससे डरते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। बेटा, वो बहुत चालाक आदमी है। माँ, मैं उससे लड़ूंगा नहीं। मैं उसे उसकी ही चाल में हराऊंगा। तुम क्या करने वाले हो? बस देखिए पिताजी, अब किसानों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगली सुबह भानु प्रताप अपनी कोठी के आंगन में चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा है।
पास में गोपाल खड़ा है। तभी अर्जुन वहां पहुंचता है। प्रणाम भानु प्रताप जी। अरे, तुम रघुनाथ के बेटे अर्जुन हो ना? कहो, यहाँ किस काम से आए हो? जी, मैं आपसे कुछ जमीन ठेके पर लेने आया हूँ। तुम खेती करोगे? शहर से पढ़कर आए हो और अब खेत में काम करोगे? किसान का बेटा हूँ। खेती करना मेरे लिए शर्म की नहीं, गर्व की बात है। अच्छा जवाब दिया, लेकिन खेती करना आसान नहीं होता। मुझे पता है, मेहनत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटता। भानु प्रताप मन ही मन में सोचता है। लगता है लड़का समझदार है, लेकिन इसे भी बाकी किसानों की तरह आसानी से फंसा लूंगा। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें जमीन दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बताइए, आपकी क्या शर्त है? इस बार जो भी फसल उगेगी, उसका ऊपर वाला हिस्सा मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा तुम्हारा। सोच लो अर्जुन, बाद में मुकरना मत। बस इतनी सी बात? हाँ, और अगर शर्त मंजूर है तभी जमीन मिलेगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इतनी जल्दी मान गया? यही तो उम्र का असर है गोपाल। जवान खून जल्दी फैसला कर लेता है। कभी कभी जल्दी लिया गया फैसला भी सही साबित हो जाता है। बहुत बातें करने लगे हो, जाओ कल से खेती शुरू कर दो। धन्यवाद, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। अर्जुन वहां से जाने लगता है। मालिक, इस बार तो पूरी फसल हमारी होगी। किसान गेहूं या धान ही लगाएगा, ऊपर का हिस्सा तो सबसे कीमती होता है। बिल्कुल, ये लड़का खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर गया है। भानु प्रताप से जमीन लेने के बाद अर्जुन अगले ही दिन खेत पर पहुंच जाता है। वो पूरी मेहनत और लगन से खेती शुरू कर देता है। बेटा, कौन सी फसल लगाने का सोच रहे हो? पिताजी, इस बार कुछ अलग करेंगे। कुछ दिन बाद अर्जुन की फसल तैयार हो जाती है। उधर गोपाल को फसल तैयार होने की खबर मिल जाती है। मालिक, अर्जुन की फसल तैयार हो गई है। बहुत बढ़िया, इस बार ऊपर वाला हिस्सा मेरा है, पूरी फसल मेरे हाथ लगेगी। दोनों खेत की ओर निकल पड़ते हैं। कहो अर्जुन, फसल तैयार हो गई? जी मालिक, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो मेरी शर्त याद है ना? हाँ मालिक, आपने कहा था कि ऊपर वाला हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला मेरा। बिल्कुल, अब जल्दी से मेरा हिस्सा दो। अर्जुन मुस्कुराता है और मूली के सारे पत्ते काटकर एक ढेर में रख देता है। ये क्या कर रहे हो? मालिक, आपका हिस्सा अलग कर दिया। मूली तो जमीन के नीचे है, शर्त के मुताबिक नीचे वाला हिस्सा मेरा है। और मूली कहाँ है? भानु प्रताप और गोपाल दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। अर्जुन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं मालिक, मैंने तो सिर्फ आपकी शर्त मानी है। मालिक, पहली बार किसी ने आपको आपकी ही शर्त में फंसा दिया। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अगली बार मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। भानु प्रताप गुस्से से पत्तों के ढेर को देखता रह जाता है, जबकि अर्जुन सारी मूली अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन फिर से भानु प्रताप की कोठी पर पहुंचता है। प्रणाम सेठ जी, इस साल भी मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। भानु प्रताप मन ही मन सोचता है। इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है अर्जुन, लेकिन इस बार शर्त बदलेगी। बताइए सेठ जी। इस बार फसल का नीचे वाला हिस्सा मेरा होगा और ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा। अब देखता हूं तुम्हारी होशियारी कैसे काम आती है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अर्जुन वहां से चला जाता है। इस बार इसकी सारी चालाकी खत्म हो जाएगी। अर्जुन इस बार खेत में गेहूं की फसल लगाता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। भानु प्रताप और गोपाल खेत पर पहुंचते हैं। इस बार नीचे वाला हिस्सा मेरा है। अब देखता हूं तुम कैसे बचते हो। बिल्कुल सेठ जी, आपकी शर्त मुझे याद है। अर्जुन गेहूं काट कर अलग कर लेता है और जड़े भूसा अलग कर देता है। ये क्या? सेठ जी, गेहूं ऊपर था इसलिए मेरा है, नीचे की जड़ें और भूसा आपकी हैं। मालिक, इस बार भी हम हार गए। अर्जुन, तुमने फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। नहीं सेठ जी, मैंने तो सिर्फ आपकी शर्त मानी है। भानु प्रताप गुस्से में वहां से चला जाता है, जबकि अर्जुन गेहूं घर ले जाता है।
कुछ समय बाद फिर खेती का मौसम आ जाता है। अर्जुन एक बार फिर भानु प्रताप की कोठी पर पहुंचता है। प्रणाम सेठ जी, इस साल भी मुझे आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। तुम फिर आ गए? जी सेठ जी, किसान का काम खेती करना है। मालिक, इस बार ऐसी शर्त रखिए कि इसकी सारी होशियारी निकल जाए। ठीक कहा। सुनो अर्जुन, इस बार फसल का ऊपर वाला हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे वाला हिस्सा भी मेरा होगा। तो मेरे हिस्से में क्या आएगा? बीच का हिस्सा तुम्हारा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तुम हर बार बिना सोचे मान कैसे जाते हो? क्योंकि मैं आपकी हर शर्त का सम्मान करता हूं। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूं, खेती की तैयारी भी करनी है। अर्जुन वहां से चला जाता है। मालिक, इस बार जीत हमारी पक्की है। हाँ गोपाल, अब उस लड़के की कोई चालाकी काम नहीं आएगी। भानु प्रताप की शर्त मानने के बाद अर्जुन खेती की तैयारी में जुट जाता है। बेटा, इस बार सेठ ने बहुत कठिन शर्त रखी है। ऊपर का हिस्सा भी उसका और नीचे का हिस्सा भी उसका। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैंने सब सोच लिया है। इस बार कौन सी फसल लगाने वाले हो? इस बार मैं केले की खेती करूंगा। अर्जुन दिन रात मेहनत करके केले के पौधों की देखभाल करता है। कुछ महीनों बाद पूरे खेत में बड़े बड़े केले के गुच्छे लटकने लगते हैं। कुछ दिन बाद गोपाल दौड़ता हुआ भानु प्रताप के पास पहुंचता है। मालिक, अर्जुन की फसल तैयार हो गई है। बहुत अच्छा, इस बार ऊपर और नीचे दोनों हिस्से मेरे हैं। अब देखता हूं वो कैसे बचता है। भानु प्रताप खेत में पहुंचकर केले के पेड़ देखकर चौंक जाता है। अरे, इसने केले की खेती की है। मालिक, लगता है इस बार भी कुछ गड़बड़ हो गई। आइए सेठ जी, अपनी फसल देखिए। अर्जुन केले के पेड़ की ओर इशारा करता है। ऊपर के पत्ते आपके, नीचे की जड़ें आपकी और बीच में लगे केले मेरे। ये कैसे हो सकता है? सेठ जी, मैंने तो सिर्फ आपकी शर्त मानी है। भानु प्रताप चुप होकर केले के खेत को देखता रह जाता है। केले के खेत में खड़ा भानु प्रताप चुपचाप अर्जुन की बात सुन रहा होता है। पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह शर्म दिखाई देती है। मालिक, इस लड़के ने आपको फिर से हरा दिया। नहीं गोपाल, इसने मुझे हराया नहीं है, बल्कि मेरी आंखें खोल दी है। सेठ जी, मेरा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं था। मुझे पता है बेटा, तुमने सिर्फ मुझे मेरी गलती दिखाई है। रघुनाथ भी वहां पहुंच जाता है। सेठ जी, किसान अपनी मेहनत से फसल उगाता है, उसका हक उससे नहीं छीनना चाहिए। तुम सही कहते हो रघुनाथ, मैंने सालों तक किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया। अर्जुन, तुमने मुझे सिखाया है कि मेहनत करने वाले का हक उसी को मिलना चाहिए। गलती हर इंसान से होती है सेठ जी, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी बात होती है। मैं वादा करता हूं कि अब किसी किसान के साथ अन्याय नहीं करूंगा। सभी लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं। माहौल भावुक हो जाता है। अगले दिन सूरजपुर गांव की चौपाल पर सभी किसान और गांव वाले इकट्ठा होते हैं। भानु प्रताप भी वहां पहुंचता है। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखते हैं। गांव वालों, आज मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने वर्षों तक अपनी लालच में आप लोगों के साथ अन्याय किया, आपकी मेहनत का हक छीन लिया। इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। क्या सच में सेठ जी बदल गए हैं? आज पहली बार उन्हें अपनी गलती मानते देखा है। सेठ जी, आपने बहुत बड़ा फैसला लिया है। नहीं रघुनाथ, ये मेरा फर्ज था। अगर अर्जुन मुझे मेरी गलती का एहसास न कराता तो शायद मैं कभी नहीं बदलता। मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। मेहनत करने वाले का हक उसे मिलना ही चाहिए। कुछ समय बाद गांव के खेत हरी भरी फसलों से लहलहाने लगते हैं। किसान खुश हैं, बच्चे खेल रहे हैं और पूरे गांव में खुशहाली लौट आती है।